A very good morning स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक करेंगे हमारा जर्नल का। अब तक हमने जर्नल की जो जर्नल एंट्रीज सीखी वो हमने सीखी थी कैपिटल के केस में, ड्राइंग्स के केस में, परचेजेस, सेल्स, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और इसके साथ ही हमने किया था डिस्काउंट। ठीक है, जिसमें हमने किया था कि हमारा जो डिस्काउंट है वो दो तरह का होता है, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी। अब जो हम आज अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है बैड डेट्स। हमारा टॉपिक है जी बैड डेट्स। डेट्स का मतलब हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, हमें पता ही है। बैड का मतलब बुरे डेट्स। बुरे डेट्स मीन्स ऐसे डेटर्स, ऐसे हमारे देनदार जो हमें हमारी पेमेंट देने में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। वो जो हमारा पैसा है जो हमें मिलना चाहिए था, हमें नहीं मिला, वो डूब गया। ठीक है, जो पैसा हमारा डूब गया, जो हमें मिलेगा नहीं, उसे बैड डेट्स कहा जाता है। यानी बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ? अगर आपको एक नंबर में आ जाए तो आप क्या लिखोगे? बैड डेट्स मीन्स द रिकवरेबल मार्कर नहीं चल रहा हमारा, दूसरा मार्कर उठाना पड़ेगा हमें। चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। बैड डेट्स मीन्स द इररिकवरेबल irrecoverable amount from the customer. Bad debt means the irrecoverable amount from the customer। एक ऐसा अमाउंट जो हमें कस्टमर से रिकवर नहीं होने वाला। It is a loss to the business। ठीक है, it is a loss to the business। देखो, अगर आपको एक नंबर में आ जाता है तो सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। बैड डेट मीन्स द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आ जाता है तो हमें थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस, ये हमारे बिजनेस का लॉस है। ठीक है, और ये लॉस हमें क्यों होता है? ये पैसे क्यों डूबते हैं? ऐसे ही थोड़ी ना डूब जाते हैं। ये अमाउंट जो हमारा है ये डूब जाता है बिकॉज हम कह सकते हैं, जैसे मान लो किसी की डेथ हुई, किसी कस्टमर की डेथ हो गई। ठीक है, या कोई इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर कोई धोखेबाज है। ठीक है, पैसा लेकर भाग गया। ठीक है, जैसे प्रेजेंटली जो नीरव मोदी का केस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं। इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। क्यों होता है? इट मे अराइज ड्यू टू द डेथ, इंसॉल्वेंसी, डिसऑनेस्टी एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसकी होगी? ऑफ द कस्टमर। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो पैसा है वो डूब जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, डेथ के केस पे
हमारा सारा ही पैसा डूब जाएगा। डिसऑनेस्ट है तो जहाँ उसने 1000 रुपया छुपाना है वो 10,000 भी छुपा लेगा, ठीक है, पूरा का पूरा वो गबन कर जाएगा। लेकिन इंसॉल्वेंसी एक ऐसा केस है जिसमें हो सकता है आपको पार्शियल रिकवरी हो जाए और पार्शियल रिकवरी ना हो। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लीगली अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो कुछ है आप ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे सेल करके उसमें से जितना रिकवर हो सकता है उतना रिकवर कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और दे सकते हैं, ऑन द इंसॉल्वेंसी there may be no recovery, हो सकता है कोई रिकवरी ना हो, और पार्शियल रिकवरी, ठीक है, ऑफ डेट। हो सकता है हमें बिल्कुल भी ना मिले और हो सकता है हमें उसमें से कुछ पैसा जो है वो मिल जाए, ठीक है। अब इस केस में हम एंट्री कैसे करते हैं, देखिए, क्योंकि बैड डेट्स हैं, हमें तो लॉस हो रहा है ना, बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमने लिखा है इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो हम नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं। हमने क्या कहा था, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। इसका मतलब इस लॉस को हमें क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो ये बैड डेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट हम किसे करेंगे, उस व्यक्ति को जिससे हमने पैसे लेने थे, ठीक है, यानी पार्टी को। यहाँ पे मैंने पार्टी लिखा है, यानी यहाँ पे हमने अपने कस्टमर का नाम लिखना है। आप पार्टी की जगह कस्टमर कर दो, कस्टमर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, सपोज कोई व्यक्ति है ए, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। ए से हमें रिकवर हुआ 60%, ठीक है। इसका मतलब 40% जो है वो हमारा क्या हो गया, डूब गया। रिकवर 60% एज फाइनल डिविडेंड, यानी लास्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें 60% मिला। सपोज हमने उससे 10,000 लेना था, इसका मतलब उसमें से हमें कितना मिला, 6,000 रुपया मिला, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू ए से हमने कितना लेना था, 10,000, लेकिन आया कितना, 6,000। इसका मतलब क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, इसके बाद हमें कुछ और नहीं मिलना है। इसका मतलब जो 4,000 हमारा डिस्काउंट नहीं हो सकता। डिस्काउंट बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 40% अमाउंट है, तो ये हमारा डिस्काउंट नहीं हो सकता। ये क्या है, हमारा डूब गया पैसा, बैड डेट्स अकाउंट। और दूसरी चीज़, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो यहाँ पर डिस्काउंट की बात ही नहीं रह जाती है, यहाँ पर तो आपके बैड डेट्स की बात ही हो सकती है, ठीक है जी। तो बैड डेट्स समझ में आ गया सबको कैसे करना है, ठीक है। अब आपको कुछ जर्नल एंट्रीज करके बताते हैं कैसे करनी है हमने बैड डेट्स के केस में। हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन है एक,
मैं एक एक स्टेटमेंट बोलती जाऊंगी और सॉल्व करती जाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आता जाए। जो मेन है वही कराऊंगी, फालतू का नहीं करेंगे हम, ठीक है। कहता जतिंदर कौर हु ओड ₹25,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है। जतिंदर कौर को जे के ले लेते हैं हम लोग। जतिंदर कौर हु ओड ₹25,000 is declared insolvent। जतिंदर कौर जिसने हमसे 25,000 रुपये उधार लिए थे, ओड मतलब उधार लेना, ठीक है, जिसने हमसे 25,000 उधार लिए थे, डिक्लेयर हो गई इंसॉल्वेंट की, वो इंसॉल्वेंट होगी। कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अब इसके पास पैसे पूसे नहीं हैं भैया, इसके खाते खाली हैं, ठीक है। ओनली 60% could be recovered from his estate। मतलब हमने उसका जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमने सेल कर दी। फिल्मों में देखते हो ना, कौन सी फिल्म थी, धड़कन थी अक्षय कुमार की, है ना, उसमें क्या था, उसके घर की नीलामी करवा देते हैं उससे डेट का कलेक्शन करने के लिए। बिल्कुल सेम तरीके से अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके प्रॉपर्टी की जो है वो नीलामी कर दी जाती है, ठीक है। तो जितना उसमें से रिकवर हो सकता है मैक्सिमम अमाउंट जो है उसमें से रिकवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जतिंदर कौर ने 25,000 उधार लिया था हमसे, वो इंसॉल्वेंट हो गई और हमें उसकी प्रॉपर्टी में से सिर्फ 60% ही रिकवर हुआ, ठीक है। तो 25,000 का 60%, 25,000 का 60%, हमारा 15,000 हमें रिकवर हुआ, 10,000 हमारा क्या हो गया जी, डूब गया। 10,000 क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो अब देखिए लाइनिंग जो है वो उसी तरीके से करनी है जैसे हमने पहले की थी। यहाँ पर मैं लाइनिंग नहीं कर रही हूँ, आपको जस्ट मैं जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ। तो आपने उसी तरीके से डेट डालकर फिर पर्टिकुलर वाले कॉलम में एंट्री डालनी है, फिर डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट डालना है और उसका नरेशन देना है। यहाँ मैं सिंपल आपको जर्नल एंट्रीज ही बता रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें कैश मिला है 15,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, लेकिन 40% डूब गया तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जतिंदर कौर, ठीक है। मिला कितना, 15,000, डूब कितना गया, 10,000, मिलना कितना था, 25,000। फॉर क्या लिखेंगे, ओनली 60% रिकवर्ड फ्रॉम जतिंदर कौर एस्टेट, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है जी, यहाँ पर ही लेते हैं हम लोग। अगर आपको यहाँ पर ये लिखा होता ओनली 60 पैसा, ओनली 60 पैसा in a rupee is recovered from his estate, ठीक है। तो 60 पैसा इन ए रुपी, अब ध्यान से सुनिए, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर 1 रुपये में वो 60 पैसे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये 100 के पीछे हो गया ना, किसके पीछे, 100 के पीछे 60 पैसे हो गए ना, तो ये 60% हो जाएगा। अगर 60 पैसा, 40 पैसा, 50 पैसा इन रुपी हो
तो उसका मतलब 60%, 40% या 50% है। ठीक है जी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे कहता है हरप्रीत कौर हु ओड ₹10,000, हरप्रीत कौर हु ओड ₹10,000 is written as bad, ठीक है, as nothing could be recovered। अब देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा है, हरप्रीत कौर हु ओड ₹10,000 इज रिटन एज बैड, यानी हमने उनको बैड डेट्स कंसिडर कर लिया हुआ है, उन्हें हमें बैड डेट्स कंसिडर कर लिया, हम पहले ही उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो कहता है एज नथिंग कुड बी रिकवर्ड, उससे हमें कुछ भी नहीं मिला। अरे नहीं मिला तो हम क्या करें, हमने तो पहले ही उसे बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया हुआ, हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है, नो जर्नल एंट्री, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही ये एंट्री पास कर चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता इज़ रिटन एज बैड, नाउ 2,000 रुपीज़ 2,000 रिकवर्ड, हमें 2,000 रिकवर हो गया, ठीक है, 10,000 था, हम बैड डेट्स कर चुके थे, यानी हमने यहाँ वहाँ पे एंट्री की होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरप्रीत कौर, ये एंट्री की होगी ना। अब हमें 2,000 रुपया हरप्रीत कौर से मिल गया, हरप्रीत कौर ने हमें 2,000 रुपया इस 10,000 में से रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब ये जो हमारे 10,000 के बैड डेट्स थे, अब ये कितने के रह गए, 8,000 के रह गए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हरप्रीत के पास से आया वो हमें नहीं लिखना, क्योंकि हरप्रीत ने हमसे 10,000 लिया था, हमने उसके अकाउंट को 10,000 से क्लोज कर दिया हुआ है, ठीक है। हमारे जो बैड डेट्स हैं वो 10,000 के थे, उन्हें हमें 8,000 का करना है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 2,000 का, फॉर अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम हरप्रीत कौर, ठीक है जी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। कहते ममता अरोरा, ठीक है, हु ओड ₹60,000, ठीक है, is declared insolvent। First composition of 30% recovered from him, ठीक है। कहता ममता जिसने हमसे 60,000 रुपया उधार लिया था वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, बट हमें उससे फर्स्ट कंपोजिशन 30% रिकवर हो गया। अब देखिए इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा कि फाइनल डिविडेंड, लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमें कहीं नहीं लिखा, हमें उन्होंने लिखा है फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ 30%। इसका मतलब अभी ममता ने हमें ये नहीं कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी,
ठीक है, उसने तो कहा फ़िलहाल आप 30% ले जाओ, मैं इंसॉल्वेंट हो चुकी हूँ, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूँगी। तो यहाँ पे हम बैड डेट्स कंसिडर नहीं करेंगे। जब तक फाइनल डिविडेंड नहीं हो जाएगा तब तक हमारे बैड डेट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 का हम करेंगे 30%, तो ये हमारा आया जी 18,000। तो इसका मतलब हमें 18,000 का कैश मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला? ममता अरोरा से। कितना? 18,000। बस हमने इस एंट्री को यही फिनिश करना है। हम लिखेंगे फॉर कैश रसीड फ्रॉम ममता अरोरा एज फर्स्ट कंपोजिशन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी। बस इतना ही लिखेंगे हम लोग और कुछ नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर, लिख के बता देती हूँ, फॉर फर्स्ट कंपोजिशन recovered from Mamta Arora on his insolvency. his और her, ममता है तो हर कर देते हैं, on her insolvency। ठीक है जी। अब मान लो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ममता ने हमें और पैसे रिटर्न कर दिए। ठीक है, लेकिन वो कहती कि अब इसके बाद मेरे पास पैसे नहीं है, अभी इतने ही दे सकती हूँ मैं, अब इसके बाद मैं बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे अपने खाने के लिए भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए, बस वही है मेरे पास, अब और मत मांगना। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? सेकेंड एंड फाइनल, सेकेंड एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40% could be recovered from ममता अरोरा। अब हमें उससे 40% जो है वो मिल गया है ममता अरोरा से एज फाइनल डिविडेंड। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब उसने क्या कहा है? 40%। तो देखिए 60,000 का 40% 24,000, 18,000 हमें पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो टोटल हमें कितना मिल गया? 42,000। तो इसका मतलब हमारा जो बैड डेट्स हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 60,000 में से माइनस कर दीजिए, 18,000 का हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगर हमें सीधे तरीके से भी सोचना हो तो देखिए 30% 40% कितना हुआ? 70%। टोटल कितना होता है? 100%। तो अगर 100 में से 70 माइनस कर देंगे, पेंडिंग कितना बचा? 30। तो इसका 30% का अमाउंट हमारा कितना है? 18,000। इसका मतलब हमारा 18,000 का हमारा लॉस हो रहा है। तो हमें कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा डूब रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ममता अरोरा। अब हमें कितना मिला? 24,000। लॉस कितना हुआ हमारा? 18,000। तो हमने टोटल अब कितना लेना था? देखो टोटल हमें कितना लेना था? 60,000 लेना था। 18 हम पहले ले चुके हैं। पेंडिंग अमाउंट हमारा 42,000 था। 42,000 में से 60,000 में से 40% अब हमने रिकवर कर लिया 24,000 का, और हमारा पैसा कितना डूब गया जी? 18,000 का। ठीक है जी। तो इस तरह से हम हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बैड डेट्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक पॉइंट और है इसमें, लेट मी चेक। हाँ, मिल गया।
हाँ, आपको याद होगा जब हमने कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट किया था, तो वहाँ पे हमने रसीवेबल, पेएबल, रसीव्ड और पेड के केस में हमने डिस्काउंट की बात की थी कि अगर हमारे पास रसीव्ड या पेड अमाउंट है आफ्टर अवेलिंग और आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, तो उस केस में हमने हमारा फॉर्मूला लगाया था अमाउंट इनटू रेट ओवर 100 प्लस रेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। रिकवर्ड ₹56,000 from Sneh on her insolvency being 80% of the amount due। इसके साथ मैं एक और स्टेटमेंट लिखती हूँ, आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ कि क्या इनमें फ़र्क क्या है। पूजा who owed ₹56,000 is declared insolvent। Only 80% would be recovered from his estate। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क देखिए। इस स्टेटमेंट में उसने कहा पूजा हु ओड 56,000, पूजा जिसने 56,000 हमसे उधार लिया था, यानी हमें अमाउंट पता है, हमें क्रेडिट अमाउंट पता है कितना है 56,000, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई और हमें उससे सिर्फ 80% रिकवर हुआ। इसका मतलब 56,000 का 80% यानी 44,800 हमें रिकवर हुआ और हमें नुकसान हो गया, हमारे बैड डेट्स हो गए 11,200 के। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है उसने, रिकवर्ड रुपीज़ है 56,000, रिकवर किए हैं 56,000। यहाँ पे क्या था, 56,000 हमें रिकवर होने थे, उसका हमें सिर्फ 80% रिकवर हुआ और 56,000 का 80% हमारा बना जी 44,800। ये हमें रिकवर हुआ, ये रिकवर्ड अमाउंट है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया, रिकवर्ड कितना है 56,000, यहाँ पे इसकी जगह हमें क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 56,000 रिकवर्ड। इसका मतलब हमें ये वाला अमाउंट नहीं पता। ठीक है, और उसने कहा क्या कहा है, बीइंग 80% ऑफ द अमाउंट ड्यू, जितना अमाउंट ड्यू था उसका 50%, यानी अमाउंट ड्यू मल्टीप्लाई 80% इज इक्वल टू 56,000। ये हमारे पास, अब हमें ये अमाउंट नहीं पता, अमाउंट ड्यू कितना है वो नहीं पता, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम इसे इधर ले जाएं, रिवर्स कर दें, तो अमाउंट ड्यू इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई 100/80। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जी 56,000 डिवाइड बाय 80%। तो इसका मतलब 70,000 हमारा अमाउंट ड्यू था, जिसमें से हमें कितने परसेंट रिकवर होता है, 80%। तो अगर 70,000 का हम 80% करें, हमारा 56,000 बनता है। एक तरीका तो हमारा ये है, ये आसान भी है। ठीक है, ये क्या है, ये आसान भी है। लेकिन एक और तरीका भी है, हम सिर्फ ये पता कर लें कि हमें बैड डेट्स कितने हुए, हमें बैड डेट्स कितने हुए, हम सिर्फ ये पता कर लें। ठीक है, तो
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट रिकवर्ड मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो हमें कितना रिकवर हुआ, 80%। कितना रिकवर हुआ हमें, 80%। इसका मतलब हमारे बैड डेट्स कितने हैं, 20%। बैड डेट्स कितने हैं हमारे, 20%। तो यहाँ पे 20/100 - 20, क्योंकि हमें 80% रिकवर हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जी, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे 56,000 × 20/80, वो भी आपका सेम ही आएगा, 8 7 56, ठीक है। 2 7 2 14,000, ठीक है। तो यहाँ देखिए 70,000 - 56,000 कितना डूबा, 70,000 - 56,000 कितना डूब गया, 14,000, है ना। बैड डेट्स कितने हैं यहाँ पे, 70,000 - 56,000 = 14,000, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने कितना निकाला, 14,000। चाहे आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। बट आई थिंक ये वाला फॉर्मूला थोड़ा इजी है, आपकी बुक में ये वाला गिवन होएगा, ठीक है। बट ये मैंने अपने तरीके से बताया, मुझे इस तरह से आसान लगता है, ठीक है। क्या करना, सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो, फॉर्मूला ही लगाना है, किसी भी तरीके से लगा लो, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। हमारी एंट्री वही हो जाएगी। अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी जी, हमें कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू स्नेह, ठीक है। अब स्नेह से हमें कितना मिलना था, 70,000, मिला कितना, 56,000, डूब कितना गया, 14,000। अगर आप ये ना निकालते, ये निकालते, तब भी यहाँ पे 56 लिखते, यहाँ पे 14 लिखते, इन दोनों को प्लस करके आपका कितना आ जाता, 70,000, ठीक है जी। तो इस तरह से हम बैड डेट्स की जो एंट्रीज़ हैं वो पास करते हैं। तो बैड डेट्स के जितने भी मैक्सिमम आपकी किस तरह से कैलकुलेशन हो सकता है, वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है जी। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल्स, ठीक है जी। expenses on sale and purchase, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज goods purchased rupees 20,000 and carriage paid rupees 2,000, ठीक है। तब हम एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारी देखा जाए तो दो एंट्रीज बनती हैं, एक गुड्स परचेज करने की, दूसरा कैरियज पेड करने की, ठीक है। तो पहले हम अलग अलग एंट्रीज करते हैं, उस पर देखेंगे हमने एक ही एंट्री में कैसे करना है। तो हमने गुड्स परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, गया क्या कैश टू कैश अकाउंट, चेक गया तो बैंक अकाउंट, और अगर क्रेडिट है तो हम यहाँ पे किसका नाम लिख देंगे, सप्लायर का। अभी हम क्रेडिट की बात नहीं करते, चलिए वो अगली ट्रांजैक्शन में करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हमने क्या किया, दूसरी एंट्री में कैरियज पेड,
तो हमारी एंट्री हो जाएगी, कैरियज हमारा एक्सपेंस है तो कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। अब ध्यान से देखिए, दोनों ही एंट्रीज में हमने कैश को क्रेडिट किया, यानी दोनों ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो सेम है, उनमें एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मिलाकर एक ही एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारे पास एक ही है। तो हमारी एक एंट्री कैसे होएगी, हम इन दोनों की जगह हम एक ही एंट्री पास करेंगे। कैसे, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 2000 टोटल कैश गया हमारा 22,000। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अगर होता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो फिर हम दो एंट्रीज कर सकते थे। फिर यहाँ पे हमारा कैश की जगह क्या आ जाता, कैश की जगह हमारा क्या आ जाता, सप्लायर और क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कैश नहीं गया था, तो यहाँ पर हम दो ट्रांजैक्शन अलग अलग से डाल सकते थे। ठीक है जी। ये तो हमने गुड्स परचेज की है। अब मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज की। अब गुड्स तो हमारे बिजनेस की रूटीन एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं जो रूटीन में हम खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन फिक्स्ड एसेट को रूटीन में खरीदा बेचा नहीं जाता है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास होती हैं। सपोज मशीनरी परचेज्ड for rupees 50,000 and installation charges paid rupees 4,000। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मोस्टली मैं ये एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स को। मान लीजिए आपके घर में आपने असेंबली लगाई है। असेंबली क्या होती है, वो जो पानी वाली मोटर होती है ना, उसे असेंबली कहा जाता है। ठीक है, आपके घर में वो लगवाई आपने क्योंकि आपको पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। आपके पड़ोसियों को भी सेम प्रॉब्लम थी। उन्होंने पूछा आपके पापा से कि सर आपने ये असेंबली कितने की लगाई, बढ़िया काम कर रही है। आपने कहा जी बढ़िया काम कर रही है, कितने की लगवाई। तो वो आपके पापा ने सोचा कि देखो 10,000 की मैंने खरीदी असेंबली, ठीक है, उसको यहाँ तक लाने पे खर्चा हुआ मेरा 500 रुपये का। ठीक है, 10,500 और 200 मैंने दे दिया इस असेंबली को फिक्स कराने का, यानी चलाने का। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। 2,000 वो गया, इसका मतलब टोटल मेरा 12,500 लग गया। ठीक है, तो आपने पड़ोसियों को बताया सर ये टोटल तकरीबन 12,000 13,000 के बीच हमारा असेंबली जो है वो लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अलग अलग से नहीं बताया कि असेंबली मेरी 10,000 की है, उसके ऊपर मैंने इतना खर्चा किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस इतने दिए, ऐसा आपने कुछ नहीं बताया। आपने क्या बताया, टोटल फिगर बताई कि आपका जो खर्चा हुआ असेंबली के ऊपर वो 12 से 13,000 के बीच में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, जो आपकी असेंबली है वो आपकी फिक्स्ड एसेट है। ऐसा नहीं है कि आज वो आपने लगवाई कल उतार के फेंक दोगे। ठीक है, वो आपकी रूटीन में यूज़ होएगी और कई सालों तक यूज़ होएगी। मेरे घर में पिछले 20 सालों से लगी हुई है, अभी तक मैंने उसको चेंज नहीं किया। इसी तरह से आपके घरों में भी लगी होएगी। तो इसका मतलब ये आपकी फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट है। उसके ऊपर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब समझ गए कि हमने उस मशीनरी को वहाँ लाकर फिक्स करके चलाने के में जो हमने खर्चा किया। जैसे आप घर में एलईडी लेके आते हो तो उसको दीवार पर फिक्स कराना है, तो आप उसके जो एजेंट्स होते हैं उनको आप कॉल करते हो, तो वो आपके घर आके आपकी दीवार के ऊपर वो एलईडी फिक्स करके जाते हैं, तो उसके चार्जेस लिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस।
तो यहाँ पे जब हमारी फिक्स्ड एसेट की बात होगी तो वहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो अलग से शो नहीं किए जाते, वो एसेट में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर चेक दिया तो बैंक, अगर कैश पेमेंट किया तो कैश। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 50,000, ये 4,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, टोटल 54,000। नरेशन में आप लिखोगे फॉर मशीनरी परचेज्ड एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड। ठीक है जी, ये तो था हम परचेज की बात कर रहे हैं। अगर हम सेल की बात करें, सेल के केस में चाहे फिक्स्ड एसेट हो चाहे आपकी गुड्स हो, दोनों में सेम चीज़ अप्लाई होती है, सेम रूल अप्लाई होता है। सपोज गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 sold and carriage paid ₹500। ठीक है जी, तो इस केस में देखो पहले तो आपने गुड्स सेल की, अगर हम सेल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कैश आएगा, जाएगा नहीं, कैश आएगा। तो हमारी एक एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25,000। दूसरी तरफ आपने क्या किया, कैरियज पे किया, तो ये यहाँ पे हमारा कैश गया, आया नहीं है, गया। सेल के केस में आया है बट कैरियज के केस में गया है। तो दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 500। ठीक है, अब यहाँ चाहे उधार की एंट्री हो चाहे कैश की एंट्री हो, तो दोनों ट्रांजैक्शन हमें अलग अलग ही शो करनी होंगी। ठीक है जी, तो ये था हमारा एक्सपेंसेस ऑन सेल्स एंड परचेज। देख लेते हैं कोई और ट्रांजैक्शन अगर हमारा रह गया हो तो वो भी कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल हमें कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री हमें नहीं दिख रही है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, हम एक दो ट्रांजैक्शन नोट कर लेते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज्ड फॉर ₹12,000। गुड्स सोल्ड ₹15,000 वर्थ ₹12,000। मशीनरी ब्रैकेट में कर दो बुक वैल्यू 10,000 सोल्ड फॉर $8,000। ठीक है जी, अब देखिए गुड्स चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, गुड्स चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, हमें उसके
प्रॉफिट या लॉस को नहीं देखना, हमें एग्जैक्ट कितना हमारा कैश गया या हमारे पास कितना कैश आया, हमें वो देखना है। ठीक है, यानी ये दोनों ट्रांजैक्शन में हम सिर्फ जितने में हमने ख़रीदा या बेचा है उस अमाउंट को नोट करेंगे। यानी हमारी जो पहली एंट्री उसमें हमने परचेज़ किया, हमारी एंट्री होएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर क्रेडिट है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। कितने की खरीदी? 12,000 की। ये हमने चाहे फिक्स्ड एसेट खरीदी हो या गुड्स परचेज की हो, तो परचेज के टाइम पे तो हमारा कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। जितने का अगले ने हमारे साथ डील किया, जितने का उसने बेचा, हमने उतने का खरीद दिया। वो प्रॉफिट पे भी हो सकता है, लॉस पे भी हो सकता है, बट वो हमारा नहीं है। जिसने बेचा उसके लिए वो प्रॉफिट या लॉस होगा, हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है और एसेट आ रही है या गुड्स आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जब गुड्स सेल करते हैं तो हमारी एंट्री होती है, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हमने कितने की बेची हैं? 15,000 की। तो यहाँ पर भी हमारा हम प्रॉफिट या लॉस सेल के केस में भी, गुड्स को सेल करने के केस में भी हम नहीं देखते हैं। हमारे पास टोटल कैश कितना आया, हम सिर्फ उसे देखते हैं। लेकिन जब हम मशीनरी सेल करते हैं, फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं, उस टाइम पे देखो 10,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, लेकिन हमने बेच दी 8,000 में। इसका मतलब हमें 2,000 में क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? अब हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और हमें लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है? मशीनरी। देखो मशीनरी कितने की थी? मशीनरी हमारी थी 10,000 की, लेकिन कैश आया हमारे पास 8,000 का, और हमें 2,000 का लॉस हो गया। ठीक है जी, एंट्रीज क्लियर होगी बेटा। गुड्स जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उस केस में हम प्रॉफिट या लॉस कंसिडर नहीं करते, बट जब मशीनरी परचेज की जाती है, यानी फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है, उस टाइम पे हम प्रॉफिट नहीं देखते, प्रॉफिट या लॉस नहीं देखते। बट जब फिक्स्ड एसेट को सेल किया जाता है तो उस टाइम पे प्रॉफिट या लॉस कंसिडर किया जाता है। हाँ जी, तो अगला जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ मनी। बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ मनी। बोरोइंग और लेंडिंग यानी उधार लेना या फिर उधार देना। अगर बोरो किया है तो हमने उधार लिया है, अगर लेंट किया है तो हमने उधार दिया है। ठीक है, सपोज बोरोड ₹50,000 फ्रॉम स्नेह। हमने उधार लिया, ठीक है, हमारे पास कैश आ गया। अगर तो हमने कैश लिया है तो कैश लिखेंगे, अगर हमें चेक मिला है तो बैंक लिख देंगे। ठीक है, अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश या चेक आया है तो उसे डेबिट करेंगे। टू, अब क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या किया? बोरो किया है, उधार लिया है। तो हमारा आ जाएगा लोन फ्रॉम स्नेह। ठीक है जी, अमाउंट 50,000। ठीक है, और अगर हमने उधार दिया है तो लेंट टू राजेश ₹10,000। तो हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हमारे पास है कैश या चेक गया है तो लोन टू राजेश। देखो हमने लिखा था लोन फ्रॉम स्नेह, हमने स्नेह से लोन लिया। यहाँ पे लोन टू राजेश, हमने राजेश को लोन दिया। ठीक है, टू गया क्या? कैश, कैश अकाउंट कितना? 10,000 का। ठीक है जी,
सपोज़ ये वाला कैश जो है हमने जो बोरो किया था वो हमने रीपे कर दिया, ठीक है, हमने रीपे कर दिया, रीपेड टू स्नेह, हमने स्नेह को रीपे कर दिया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लोन फ्रॉम स्नेह टू कैश और बैंक, जिस भी तरीके से हमने रिटर्न किया, ठीक है। अब ये है यहाँ पे राजेश रीपेड ₹10,000, यहाँ पे था रीपेड टू स्नेह, यहाँ पे है राजेश रीपेड, यानी यहाँ पे हमने रीपे किया था, यहाँ पे राजेश रीपे कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू राजेश, ठीक है जी। बस इतना ही था इसमें हमारा बोरोइंग और लेंडिंग के केस में, ठीक है जी। अब इसमें इंटरेस्ट भी होता है, अगर हम बोरो करते हैं या लेंड करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी पे किया जाता है, वो उसके ट्रांजैक्शंस कुछ अलग तरीके से होती हैं, वो फ़िलहाल अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते जाएंगे, ठीक है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगला एक छोटा सा टॉपिक हम साथ में और कर लेते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी और एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी, कि हमने दान देने के लिए या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमने कोई फ्री सैंपल्स दे दिए, ठीक है। जैसे सपोज़ हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमने एक स्टील की नई फ्लास्क जो है वो मैन्युफैक्चर की, जो गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखती है, तो हमने अपने जो हमारा क्या कहेंगे इसको, सेलर है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है, कस्टमर जो है, हम क्या करते हैं उसको फ्री सैंपल दे देते हैं पहले, ताकि वो उसे टेस्ट कर सके और हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके। तो जो हमने फ्री उसको दिया है वो हमारा एडवर्टीजमेंट के लिए है। ऐसे ही हमने किसी अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिया, चाहे वो गुड्स हैं या वो इन कैश है, हमने चैरिटी कर दी, तो उस केस में हमारी एंट्री कैसे होगी। देखो, एक तो होता है हमने कैश पे कर दिया, सपोज चैरिटी की बात ही करते हैं, गुड्स डोनेटेड वर्थ ₹10,000। अब हमने क्या किया, गुड्स डोनेट किए हैं, ठीक है, डोनेट मतलब चैरिटी। अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स जा रही हैं तो उसे तो हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है, लेकिन डेबिट किसे करेंगे हम, चैरिटी को, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब हम गुड्स तो लिख नहीं सकते, ठीक है, हमने कहा था जब परचेज किया तो हम परचेज लिखेंगे और जब हमने सेल किया तो हम सेल लिखेंगे। सेल के अलावा अगर गुड्स वर्ड कहीं भी आ जाता है तो वहाँ पे हम परचेज ही लिखेंगे, ठीक है, टू परचेजेस, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इसको एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको। मान लो मैंने 50,000 की गुड्स परचेज की, ठीक है,
और मेरा टारगेट है मुझे इन गुड्स से एटलीस्ट 40% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। इसका मतलब 50,000 का 40% मेरा कितना हुआ, 5 4 20, 20,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब मुझे ये गुड्स कितने में बेचनी पड़ेंगी, 70,000 में बेचनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दिया कि आपको जो है वो 10% जो है वो चैरिटी करनी है, ठीक है। तो इसका 10% मेरा 5,000 हुआ, तो मेरी गुड्स चलेगी 5,000 की। तो अब मैं क्या कंसिडर करूँगी कि मैंने परचेज़ जो किया है ना वो सिर्फ 45,000 का परचेज़ किया है, और अब मुझे 45,000 से मुझे 70,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ख़रीदा तो मैंने 50,000 का जिसे 70 में बेचना था, बट उसमें से मैंने 5,000 की चैरिटी कर दी, तो मेरे पास बचा 45,000 का, और 45,000 का अब मुझे सेल करना है 70,000 में। इसका मतलब मेरा पर यूनिट जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। समझ आ गई बात बेटा। इस वजह से जब हम चैरिटी करते हैं तो अगर हम गुड्स देते हैं तो हमारा परचेजेस जो है वो कम हो जाता है, और अगर हमने कैश पे किया है तो टू कैश ऐसे कर दो। गुड्स डोनेटेड फॉर बर्थ ₹10,000 एंड कैश ₹5,000, ठीक है। तो गुड्स गई आपकी 10,000 की, कैश गया आपका 5,000 का, टोटल कितना हो गया, आपने चैरिटी कितने की 15,000 की। इसी तरह से आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्री आपने सैम्पल्स दे दिए तो वो आपका एडवर्टीज़मेंट हो जाता है। तो आपने अगर फ्री सैम्पल्स दिए हैं तो उस केस में आपका हो जाएगा एडवर्टीज़मेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स गिवन, गुड्स वर्थ ₹10,000 गिवन एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है। हमने फ्री सैंपल दे दिए। एडवर्टीज़मेंट हमने कर दी 10,000 की, टू गया क्या, गुड्स गई तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस। हमने सेल नहीं किया, हमने सेल नहीं किया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, परचेजेस, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैरिटी एंड एडवर्टीज़मेंट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है बैंक ट्रांजैक्शंस का। बैंक ट्रांजैक्शंस, एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं भी चेक आता है तो चेक की जगह हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, ठीक है। सपोज चेक रिसीव्ड फ्रॉम गीता, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, चेक को डेबिट नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गीता। जितना अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज़ हमारे पास दुकान पे कैश पड़ा था, वो एक्सेस में था, और हमें लगता था कि अगर सारा हम यहाँ पे रखेंगे तो मे बी चोरी होने का डर है, ठीक है, घपला होने का ख़तरा है। तो हम सारा कैश अपने गले में नहीं रखना चाहते, अपनी शॉप पे नहीं रखना चाहते, हम क्या करते हैं, उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब हमारे पास से गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट, कहाँ गया, बैंक के पास, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। इसी तरह से कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विथड्रॉ कर लिया, यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़, चाहे ऑफिस यूज़ लिखा हो या अगर नहीं भी लिखा, सिर्फ इतना ही लिखा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो सेम ट्रांजैक्शन होएगा। अब कैश आ गया हमारे पास,
कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से आया, बैंक से आया, टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन अगर लिखा हो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से विड्रॉ कर लिया। अब जो बैंक में अकाउंट है वो बिजनेस का है, हमारा नहीं है, ओनर का नहीं है। ठीक है, अब बैंक से पैसा विड्रॉ किया तो बैंक को तो हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करेंगे हम। पर्सनल यूज़ है तो ये हमारी ड्राइंग्स हुई, तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब कहाँ से गया, बैंक में से, तो हम मान लेंगे हमारा चेक गया, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम बैंक ट्रांजैक्शन में डील करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन और है, चेक received from क्या लिखे, फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। ठीक है, एक तो हमें चेक मिला, किससे, सुरेश से, हमने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अब हमें क्या करना है, इसे बैंक में डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो दूसरी एंट्री हम क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक। इज इट पॉसिबल, जिसको हमने डेबिट किया उसी को हम क्रेडिट कर रहे हैं, नहीं। तो फिर इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे इस केस में कि जो चेक है वो हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हम डेबिट करेंगे वो हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमें चेक का रिसीव हुआ है, ठीक है, तो इसके हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन ये कहता है कि आप ये मान लो कि आपने कैश रिसीव कर लिया, तो आप एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ठीक है, उसके बाद इस कैश को बैंक में जमा करा दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, ये सही है हमारी ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। एक और ऑप्शन है जो आपको ज़्यादा आसान लगेगा और दिमाग में रखना ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे पास चेक आ गया और हमें उसे बैंक में जमा कराना है, तो हम जब बैंक में चेक जमा कराने जाएंगे तो हम बैंक टू बैंक नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे एंट्री चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हम एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे, चेक इन हैंड टू सुरेश। ठीक है, दूसरी एंट्री हम कर देंगे, अब बैंक के पास जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये ज़्यादा आसान है ना, कि हमारे पास चेक आ गया, चेक इन हैंड टू सुरेश और बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये सिर्फ इस केस में हमने एंट्री करनी है जब हमें चेक मिला और हमने बैंक में डिपॉजिट किया। लेकिन अगर हमें सिंपल ये होता कि चेक रिसीव्ड, फिर हम सिंपल एंट्री कर देते बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा होता चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इमीडिएटली
साथ के साथ हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में हमें ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ही हम बैंक में डिपॉजिट करते, हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश, क्योंकि ना तो हमें उसे हाथ में रखने की ज़रूरत थी, ना उसे कैश कंसीडर करने की ज़रूरत थी, हमने साथ के साथ ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमने एक ही एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लेकिन अगर ये साथ में इमीडिएटली नहीं लिखा हुआ और या फिर ये दोनों ट्रांजैक्शन ही अलग अलग हैं, ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 की और ये ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 की, ये वाला चेक ही हमने बैंक में डिपॉजिट किया, 5 जनवरी वाला चेक ही हमने डिपॉजिट किया, तो उस केस में हमने जो पहले एंट्री की थी, पहली एंट्री 5 तारीख को होगी चेक इन हैंड टू सुरेश, और 10 तारीख को हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है जी, तो इस तरह से हम बैंक के ट्रांजैक्शंस में डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, जितने भी हमारे छोटे छोटे आसान से टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे एक दो मेन जो टॉपिक रहते हैं, एक तो आपका रहता है एक्सपेंसेस और इनकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और एक आपका रहता है लॉस इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक आपका रहता है पेमेंट और मोड, पेमेंट और रिसीव, पेमेंट मेड एंड रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टी। ठीक है, किसी दूसरे के बिहाफ पर हम पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक ओपनिंग एंट्री रहती है और कंपाउंड एंट्री रहती है। बस ये 2-3 टॉपिक हमारे रह गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जर्नल का टॉपिक जो है वो फिनिश कर देंगे और एक आधा आपको क्वेश्चन जो है लॉन्ग कंप्लीट वो सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अगली वीडियो आने तक इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। ठीक है, और अपनी बुक्स में से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपको उनके रिप्लाई मिलेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।